कहानी की शुरुआत एक चर्च से होती है और हमें टेवेसबरी नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी शादी एनोला नाम के एक लड़की से होने वाली है। टेवेसबरी एक प्रतिष्ठित परिवार से होता है, लेकिन उसकी पहचान केवल उसके खानदान की वजह से नहीं है। वो गरीबों और आम लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, उनके साथ खड़ा रहता है और अन्याय के खिलाफ खुलकर विरोध करता है। यही वजह है कि लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। शादी के दिन टेवेसबरी चर्च में खड़ा होकर एनोला का इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें एनोला को दिखाया जाता है, जो एक समझदार डिटेक्टिव होती है। एनोला अभी भी अपने फैसले को लेकर उलझन में है। उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। क्या वो सचमुच शादी के लिए तैयार है? क्या यही सही समय है? इसी गहरे सोच विचार की वजह से वो देर से निकलती है। आखिरकार जब वो हिम्मत जुटाकर चर्च की ओर निकलती है, तभी अचानक उसके पीछे एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है। एनोला को लगता है कि शायद कोई हमलावर है। वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार निकालने ही वाली होती है कि तभी वो अजनबी अपना चेहरा दिखाता है। वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर घबराई हुई आवाज में कहता है, एनोला, तुम्हारे भाई शर्लक का अपहरण हो चुका है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही एनोला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यहीं से उसकी यादों का एक और सफर शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे एनोला और शर्लक ने साथ मिलकर कई कठिन मामलों को सुलझाया था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन जब वे एक टीम बनते थे तो सबसे कठिन पहेलियां भी आसानी से सुलझ जाती थीं। यही वजह थी कि डॉक्टर किसी और के पास जाने के बजाय सीधे एनोला के पास आया था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर कोई शर्लक को ढूंढ सकता है तो वो केवल एनोला है। इसके बाद कहानी फिर से अतीत की ओर मुड़ती है। एनोला याद करती है कि टेवेसबरी ने उससे शादी का प्रस्ताव कैसे रखा था और उसने आखिरकार हाँ क्यों कहा था। लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्ते की खबर अखबारों में छपती है, उनके पुराने दुश्मनों की नजर फिर से उन पर पड़ जाती है। जिन लोगों को कभी शर्लक और एनोला ने कानून के हवाले किया था, वे अब बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हैं। इन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने शर्लक का अपहरण कर लिया है। उधर शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। एक भावुक पल में एनोला अपनी होने वाली सास से कहती है, मेरे परिवार में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में वही मेरे साथ हो। कुछ समय बाद एनोला शर्लक से मिलने जाती है, लेकिन इस बार उसका भाई पहले जैसा नहीं लगता। वो बेहद परेशान और बेचैन दिखाई देता है। असल में शर्लक एक ऐसे रहस्य पर काम कर रहा होता है जिसके बारे में वो अपनी बहन को बताना नहीं चाहता। उसे डर है कि अगर एनोला सच जान गई तो वो अपनी शादी छोड़कर उसी मामले में कूद पड़ेगी। इसीलिए वो अपनी सारी चिंताएं अपने दिल में ही छिपा कर रखता है। फिर एक पारिवारिक डिनर के दौरान एनोला एक अजीब बात नोटिस करती है। शर्लक बार बार ऊपर बनी बालकनी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ एक पुलिस अधिकारी खड़ा होकर नीचे सब पर नजर रख रहा है। शर्लक की निगाहें लगातार उसी व्यक्ति पर टिकी रहती हैं। आखिर वो आदमी कौन है? क्या सचमुच पुलिस वाला है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? ये सवाल एनोला के मन में लगातार घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शर्लक अचानक खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। एनोला भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि शर्लक कमरे का दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ गया है, जैसे किसी गहरे तनाव में हो। एनोला उससे पूछती है, भैया आप आखिर किस केस की जांच कर रहे हैं? मुझसे क्यों छिपा रहे हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शर्लक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे तो तुम पर दुनिया से ज्यादा भरोसा है, लेकिन इस बार मामला इतना खतरनाक है कि मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता। यहीं पर ये भावुक बातचीत खत्म होती है और कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। अब एनोला के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने भाई को ढूंढना, उस रहस्यमयी साजिश का पर्दाफाश करना और ये पता लगाना कि आखिर शर्लक के पीछे पड़ा असली दुश्मन कौन है। सबसे पहले वो उस जगह पहुंचती है जहां से उसके भाई के गायब होने की शुरुआत हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वहां कोई न कोई अहम सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। इसी दौरान उसकी नजर उन मेहमानों पर पड़ती है जो शादी की तैयारियों के लिए आए थे। अब सभी अपने अपने घर लौट चुके थे और पूरा माहौल अचानक से वीरान लगने लगा था। जब एनोला बाहर निकलती है तो उसे वही रहस्यमयी ब्रिटिश अधिकारी दिखाई देता है जिस पर उसे पहले से शक था। इस बार वो बिना समय गवाए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो आदमी महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो तेजी से भागने लगता है। कुछ ही देर में वो शहर की गलियों में गायब हो जाता है। एनोला भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है, लेकिन जो नजारा उसके सामने होता है वो उसे अंदर तक झकझोर देता है। वो आदमी जमीन पर पड़ा था और उसे गोली मारी जा चुकी थी। अब एनोला समझ जाती है कि जिसने शर्लक का अपहरण किया है उसी ने इस व्यक्ति को भी रास्ते से हटा दिया। शायद उसे डर था कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो साजिश का पूरा सच सामने आ जाएगा। गहरी चिंता के बीच एनोला को अपने भाई की एक निजी डायरी मिलती है। वो डायरी को ध्यान से पढ़ती है, उसमें छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करती है और कई पन्नों को जोड़ने के बाद उसे एक पुराने अफगान शहर का नाम मिलता है। लेकिन सवाल ये था, आखिर उस शहर का जिक्र क्यों किया गया था और शर्लक का उस जगह से क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब पाने की बेचैनी अब एनोला के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। उसी रात टेवेसबरी उसके घर पहुंचता है। दरवाजे पर अचानक किसी की आहट सुनकर एनोला सतर्क हो जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, बिना देखे सामने वाले पर हमला कर देती है। लेकिन
अगले ही पल उसे एहसास होता है कि सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि टेवेसबरी खड़ा है। दोनों अंदर बैठते हैं और देर तक बात करते हैं। आखिरकार एनोला उससे सच छिपा नहीं पाती। वो धीमी आवाज में कहती है, मेरे भाई का अपहरण हो चुका है और मैं उसे ढूंढे बिना किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं चर्च भी नहीं पहुंच पाई। टेवेसबरी उसकी आंखों में छिपा दर्द समझ जाता है। वो बिना एक पल सोचे कहता है, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो एनोला, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद दोनों समुद्र किनारे जाकर बैठते हैं। लहरों की आवाज के बीच वे पूरे मामले पर विचार कर रहे होते हैं कि तभी एनोला की नजर दूर शहर की तरफ जाती है। अचानक उसे धुएं का एक बड़ा गुब्बार दिखाई देता है। वो घबराकर पहचान लेती है कि आग उसके ही घर में लगी हुई है। दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। एनोला बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए घर के अंदर दौड़ जाती है, क्योंकि वहाँ कई जरूरी दस्तावेज और सबूत रखे हुए थे। उसे ये भी पता चलता है कि टेवेसबरी भी अंदर फंसा हुआ है। वो उसे ढूंढकर बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन टेवेसबरी घबराकर कहता है, मेरी माँ अभी भी अंदर है। एनोला पूरे घर में नजर दौड़ाती है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाती। तभी उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि किसी ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर टेवेसबरी की माँ का भी अपहरण कर लिया है। वो ये बात टेवेसबरी को बताती है और किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर ले आती है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें इतनी दूर से कैसे पता चल गया कि तुम्हारे घर में आग लगी है? एनोला शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने धुआं देख लिया था और मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इलाज के दौरान एनोला डॉक्टर से एक और सवाल पूछती है, अगर इस समय मेरे भाई शर्लक यहाँ होते तो वो आगे क्या करते? डॉक्टर कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, शर्लक कभी भी किसी मामले को सीधे तरीके से नहीं देखता था। वो छोटी से छोटी बात पर भी गहरी नजर रखता था। जिन चीजों को बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे, वही उसके लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाती थी। फिर डॉक्टर एक और अहम बात बताता है, तुम्हारे भाई को तुम पर पूरा भरोसा था। शायद इसी वजह से उसने इस केस में कहीं न कहीं तुम्हारे लिए कोई संकेत जरूर छोड़ा होगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही एनोला के मन में एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो पूरे मामले को दोबारा अपने दिमाग में जोड़ना शुरू करती है। खास तौर पर टेवेसबरी की माँ के गायब होने वाली घटना, उसे महसूस होता है कि शायद उसी जगह कोई ऐसा सुराग छिपा है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। इसी सोच के साथ वो अपनी होने वाली सास के कमरे में पहुंचती है। वो कमरे की हर चीज को बेहद ध्यान से परखती है, अलमारी, मेज, दराज, सब कुछ। तभी उसकी नजर कुछ फटे हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों पर पड़ती है। एनोला उन कपड़ों के टुकड़ों को सावधानी से उठाकर अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसकी तेज नजर बता रही थी यही छोटे से सबूत आगे चलकर इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। तभी अचानक कमरे के अंदर एक रहस्यमयी आदमी घुस आता है और एनोला पर हमला कर देता है। शुरुआत में एनोला को लगता है कि यही असली कातिल है और इसी ने उसके घर में आग लगाई थी, लेकिन जब वो उससे भिड़कर उसे काबू में कर लेती है तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। वो आदमी कहता है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ। इसके बाद वो एनोला को एक छोटे से समुद्री द्वीप की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कभी वहाँ के लोग शांति और खुशहाली से रहते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया, स्थानीय लोगों को दबाकर रखा और वर्षों से वहीं अपना शासन चला रहे हैं। ये बात सुनकर एनोला को महसूस होता है कि ये मामला सिर्फ उसके भाई के अपहरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं बड़ी साजिश छिपी हुई है। कुछ समय बाद एक भव्य उत्सव का दृश्य दिखाई देता है। भीड़ के बीच एनोला की नजर एक रहस्यमयी महिला पर पड़ती है। उसके कपड़ों को देखते ही उसे याद आता है कि उसकी होने वाली सास के कमरे में मिले कपड़ों के टुकड़े बिल्कुल इन्हीं से मेल खाते हैं। वो बिना देर किए उस महिला का पीछा करती है, जो उसे एक सुनसान गुफा तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही एनोला वहाँ पहुँचती है, एक नकाबपोश हमलावर उस महिला पर हमला कर देता है और भाग निकलता है। महिला पूरी तरह मरने से पहले आखिरी सांसों में सिर्फ एक नाम ले पाती है, प्रोफेसर मोरियार्टी। ये नाम सुनते ही एनोला समझ जाती है कि अब असली दुश्मन सामने आ चुका है। उधर प्रोफेसर को भी पता चल जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो एनोला को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने आ जाती हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मोरियार्टी धीरे धीरे एनोला पर भारी पड़ने लगती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी अचानक एनोला की माँ वहाँ पहुँच जाती है और सही समय पर उसकी जान बचा लेती है। अपनी माँ को देखकर एनोला बेहद भावुक हो जाती है, लेकिन उसकी माँ अब भी उससे नाराज थी। वो बताती हैं, मुझे जेल में बंद कर दिया गया था। जैसे ही मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली, मैं जेल तोड़कर भागी और सीधे तुम्हें ढूंढने चली आई। लेकिन जब पता चला कि शादी ही नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। अब एनोला को यकीन हो चुका था कि उसे असली अपराधी का पता चल गया है। उसे ये भी समझ आ गया था कि शर्लक अभी जिंदा है, क्योंकि दुश्मनों ने उसे और टेवेसबरी की माँ को कहीं कैद करके रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर वे दोनों कहाँ कैद हैं? दूसरी तरफ प्रोफेसर मोरियार्टी उन दोनों कैदियों पर बेहद जुल्म कर रही थी। वो उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं देती थी। जब शर्लक उससे उस महिला को पानी देने के लिए कहता है, तो वो जानबूझकर पानी जमीन पर गिरा देती है और ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारी
तुम्हारी बहन तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी, तुम दोनों यहीं कैद रहोगे और यहीं मर जाओगे। इधर एनोला लगातार पुराने सुरागों को जोड़ने में लगी रहती है। उसे अचानक वो रात याद आती है जब शर्लक का अपहरण हुआ था। उसी घटना से जुड़े कुछ मॉडल और दस्तावेज उसके हाथ लगते हैं। जब वो उन्हें ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि इस साजिश में कई बड़े ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं। सच जानने के लिए एनोला एक पुरानी लाइब्रेरी पहुंचती है। वहां उसे अफगानिस्तान के इतिहास से जुड़ी किताब मिलती है। जैसे जैसे वो उसके पन्ने पलटती है वैसे वैसे शर्लक द्वारा छोड़ा गया आखिरी सुराग साफ होने लगता है। उसे पता चलता है कि अफगानिस्तान से लूटा गया सोना और खजाना कभी ब्रिटेन नहीं पहुंच पाया था। रास्ते में उसे इसी द्वीप पर छिपा दिया गया था। बाद में उस राज को छिपाने के लिए वहाँ के निर्दोष लोगों को गुलाम बना लिया गया और कई लोगों की जान भी ले ली गई। इतने वर्षों बाद भी वही खजाना वहीं छिपा हुआ है और अब प्रोफेसर मोरियार्टी उसी खजाने को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन उस छिपे हुए खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसका सही ठिकाना सिर्फ कोई बेहद होशियार जासूस ही खोज सकता था। इसी वजह से प्रोफेसर मोरियार्टी ने शर्लक को बंदी बना रखा था। उसे यकीन था कि देर सबेर एनोला भी उस खजाने का राज जान जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही एनोला को उस पुराने खजाने की सच्चाई पता चलती है वो अपने तेज दिमाग और जासूसी हुनर की मदद से उसका छिपा हुआ स्थान ढूंढ निकालती है। अब मोरियार्टी उसके सामने एक सौदा रखती है। वो कहती है अगर तुम्हें अपने भाई की जान चाहिए तो ये पूरा मुझे सौंप दो। एनोला खजाने तक पहुंच जाती है और उसे लेकर मोरियार्टी के सामने आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है मोरियार्टी अपने आदमियों को बुलाकर चारों तरफ से उसे घेर लेती है। हालांकि इस बार एनोला भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने पहले से ही अपने भरोसेमंद साथियों को आसपास तैनात कर दिया था। अगले ही पल मोरियार्टी और उसके आदमी खुद चारों तरफ से घिर जाते हैं। मौका मिलते ही मोरियार्टी वहाँ से भाग निकलती है। वो घोड़े पर सवार होकर उस पुराने ठिकाने पर पहुँचती है जहाँ शर्लक को कैद करके रखा गया था। एनोला भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। दोनों के बीच एक और जबरदस्त मुकाबला होता है। लड़ाई के दौरान मोरियार्टी जमीन पर गिर जाती है और एनोला को लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है। वो तुरंत शर्लक की रस्सियां खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मोरियार्टी अचानक उठ खड़ी होती है और बंदूक तानकर कहती है मैं बेहोश नहीं हुई थी, ये सिर्फ तुम्हें धोखा देने का मेरा खेल था। कुछ पल के लिए एनोला उसके सामने बेबस नजर आती है, लेकिन उसी समय वो चुपके से एक छोटा सा चाकू शर्लक की ओर फेंक देती है। शर्लक किसी तरह अपने बंधन काट लेता है और पीछे से आकर मोरियार्टी को काबू में कर लेता है। अब बंदूक उसी की तरफ तनी हुई थी। आसपास खड़े सभी लोग शर्लक से कहते हैं इसे यहीं खत्म कर दो, लेकिन शर्लक बदले की भावना से नहीं बल्कि न्याय के रास्ते पर चलना चाहता था। तभी टेवेसबरी की माँ आगे बढ़ती है। वर्षों का गुस्सा और दर्द एक ही पल में बाहर आ जाता है। वो मोरियार्टी पर जोरदार हमला करती है और इसी के साथ उसका आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस तरह शर्लक का सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा के लिए कहानी से बाहर हो जाता है। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य होने लगता है। एनोला और टेवेसबरी आखिरकार शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।